प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं गणित विषय में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं और जो सवाल आपको समझाए जा रहे हैं, इनका अच्छे से अभ्यास कर लें, जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी के अंतर्गत है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर हमको अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है, ये क्या होता है, ये हमको इसका कथन याद होना चाहिए। जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसका जो गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय होता है, सिर्फ उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से देखें। जैसे 50 है, ये भाज्य संख्या, इसके गुणनखंड अगर हम निकालें, 2 का भाग देंगे तो इसका 50 में 25 बार जाएगा, फिर 5 का 25 में 5 बार और 5 का 5 में 1 बार। तो इस प्रकार 50 के गुणनखंड 2 गुणित 5 गुणित 5। अगर 50 को किसी छात्र ने पहले 5 से भाग दिया, फिर 5 से दिया, फिर 2 से दिया, तो इसमें 5 गुणित 5 गुणित 2। तो दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं 50 के गुणनखंड 2 गुणित 5 का वर्ग आ रहा है और इसमें भी 5 का वर्ग गुणित 2, मतलब गुणनखंड वही है, सिर्फ इनका क्रम आगे पीछे होता है। तो इसे ही आधारभूत प्रमेय कहा जाता है कि उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है पर गुणनखंड वही रहेंगे। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हम देखें, यदि 2 ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो इनका जो एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर ए गुणित बी, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जाए तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम अगला यहाँ एक देखते हैं उदाहरण, एक सवाल की संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार का सवाल परीक्षा में आ सकता है। तो 140 के जो गुणनखंड होंगे, 2 का हम भाग देंगे तो इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 140 के गुणनखंड आते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इनको घातांक रूप में लिख लें, 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। इसी प्रकार इस अध्याय में हम देखें कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1, और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की घात 2 आएगा, 2 बार आ रहा और गुणित 5। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है, अधिकतम। तो यहाँ 2 की घात 1 दोनों में आ रहा है अधिकतम, इसलिए 2 अब एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात को हम एक बार लेते हैं। तो जैसे 2 की अधिकतम घात यहाँ हम देख रहे हैं 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग आएगा, 3 की अधिकतम घात 1 ही बार है तो 3 आ गया, 5 की अधिकतम घात 1 है तो ये 5 आ गया। इनका जब गुणा करेंगे 2 का वर्ग 2 अर्थात 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इसका लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम 60 हो जाएगा। इस प्रकार हम इस अध्याय में सरल और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर देखें तो इसमें जैसे एक प्रश्न ये परीक्षा में कई बार इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दिया गया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने जो नियम देखा था पीछे कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो उसी के आधार पर हम देखें एचसीएफ इन दोनों का 9 है तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो संख्याओं का गुणनफल बटे में आ जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल ए गुणित बी होता है। इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ पर इसमें मान रख देंगे तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 22,328। इसको सरल कर लेंगे, ये इसको जब हम काटेंगे यहाँ पे कट जाएगी संख्या। तो जैसे 9 तिया 27, यहाँ बचेगा 3, 9 चौके 36, इनका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला एक आसान और महत्वपूर्ण सवाल देखें जो परीक्षा में बार बार आता है कि दर्शाइए कि कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आप अभ्यास कर लें। इसमें जो दिया गया कथन है इसको सीधे याद करना है। कर्णिक 2 को हम एक परिमेय मानेंगे, कर्णिक 2 बराबर ए बटे बी, जहाँ बी का मान 0 होगा और ए और बी को सहभाज्य संख्याएं लेते हैं। और ये सवाल आपने कई बार अच्छे से किया होगा, इसलिए इसमें जो दिया गया है हम 2 को
ए और बी का गुणनखंड सिद्ध कर देंगे। इस प्रकार से सवाल इसको हम हल कर सकते हैं, आप अच्छे से इसको देख लें। अध्याय 2 बहुपद। तो बहुपद में हम जो महत्वपूर्ण सवालों की पुनरावृत्ति करेंगे उसमें ये देखेंगे, इस प्रकार का एक सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी बहुपद px बराबर के लिए y बराबर px का एक ग्राफ यहाँ नीचे दिया गया है और ऐसी स्थिति में इसके शून्यक बताना होता है। तो शून्यक कितने होंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ये रेखा है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो यहाँ देखें कि ये x अक्ष को कहीं नहीं काट रही, इसलिए इसका शून्यक जो होगा शून्य होगा। यहाँ हम देखें कि ये एक बिंदु पर काट रही है, अर्थात इसमें एक शून्यक होगा। ये 2 1 2 3 बिंदुओं पर काट रही, तो इसके शून्यक 3 होंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो ये एक सवाल परीक्षा में आ सकता है इस प्रकार का। अगला देखें कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यक है, तो ये एक नियम होता है या ये हमको संबंध पता होना चाहिए कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है, और दूसरा है कि अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a। इसके आधार पर हम एक सवाल देखें कि जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको शून्यक ज्ञात करना है, अर्थात हम गुणनखंड ज्ञात करके शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे px एक बार हम यहाँ शून्य रखें तो इसका गुणनखंड ज्ञात कर हम 2 मान ज्ञात करेंगे, कौन कौन से इसके गुणनखंड आएंगे। तो यहाँ हम देखें, इसको जब हल करते हैं तो इसके x वर्ग ऋण 4x धन 2x ऋण 8, इसको जब हम 2 गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालकर हमने शून्यक निकाला x बराबर 4 और x बराबर ऋण 2। तो अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान ऋण 2 हो गया। अब हम जो द्विघात बहुपद है px बराबर x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्यक 4 और ऋण 2 आ गए। अब इसकी जो बहुपद की तुलना करते हैं ax वर्ग धन bx धन c से, तो a का मान 1, b का मान ऋण 2 और c का मान 8। तो हम शून्यकों को ये पहला जो है, हम संबंध को पहले अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे इसको सिद्ध कर देंगे कि दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आ रहा है। जब अल्फा धन बीटा का मान भी 2 आया और ऋण b बटे a का मान भी 2 आया, तो अर्थात ये पहला जो संबंध है वो सही सिद्ध हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो है शून्यकों को गुणनफल, तो इसको भी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे, इसमें भी अल्फा और बीटा का मान रखा और c बटे a का मान रखा, तो 8 बराबर 8 आया। अर्थात ये सिद्ध होता है कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 1/4 और ऋण 1 हो। तो यहाँ द्विघात बहुपद बनाने के लिए कि माना द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है और शून्यक इसके अल्फा और बीटा है। तो प्रश्नानुसार अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है और इस सवाल के अनुसार यहाँ दिया 1/4। तो हमने यहाँ ऋण b बटे a के बराबर 1/4 लिखा और अल्फा इंटू बीटा c बटे a होता है। तो यहाँ इसका मान ऋण 1 दिया है। तो इसको बराबर हमने रखने के बाद जब हम तुलना करेंगे तो a का मान हमको 4 मिलता है, b का मान ऋण 1 आया और c का मान ऋण 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ a की जगह 4 लिखा है नीचे, तो इसको भी 4 में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4/4 का गुणा कर देंगे तो ऋण 4/4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान 4 हो गया, b का मान ऋण 1 हो गया और c का मान ऋण 4 हो गया। तो अभिष्ट जो द्विघात बहुपद होगा जहाँ a था, इसमें a की जगह हमने रख दिया 4, b की जगह रख दिया ऋण 1 और c की जगह रख दिया ऋण 4। तो हमारा जो उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा कि जो माना हमको जो चाहिए था वो द्विघात बहुपद यही होगा। अगला सवाल हम देखें, इसी प्रकार एक सवाल और है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल योग और गुणनफल क्रमशः कर्णी 5 और ऋण 5 है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे होता है।
तो यहाँ पर ये दोनों मान कर्णी 5 अल्फा का भी है और ऋण 5 बीटा का है। इसको जब रखते हैं तो यहाँ हम रख के हम देखेंगे कि इसमें ऋण 5 शून्य होता है, तो ऋण b बटे बराबर 0, तो 0/1 बराबर ऋण b/1। गुणनफल देखें, कर्णी 5 गुणित कर्णी 5, तो ये 5 हो जाएगा ऋण 5 बटे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं बटे में a इसमें भी आ गया a का मान 1 और इसमें भी a का मान 1। ऐसी स्थिति में हम तुलना कर लें तो यहाँ a बराबर 1 आएगा, b बराबर 0 आएगा और c बराबर ऋण 5 आएगा। तो जो अभिष्ट बहुपद जो बनेगा उसमें जब हम मान रखेंगे इसमें ax वर्ग धन bx धन c, इसमें जब मान रखेंगे हम तो a का मान 1 हुआ, x वर्ग का मान x वर्ग ही रहेगा, b की जगह 0 हो जाएगा 0 गुणित x और धन c की जगह हो जाएगा ऋण 5। तो हम देखेंगे 0 गुणित x ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए उत्तर जो बचेगा x वर्ग ऋण 5, ये इसका उत्तर आएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की पुनरावृत्ति के क्रम में हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, इसमें आधारित सवालों में हम जैसे देखें तो यदि हम एक रैखिक समीकरण का युग्म मानते हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो, और ये a2x धन ये दूसरा समीकरण है। तो जब ये दो समीकरणों में अगर ऐसी स्थिति बनती है, इनके जो गुणांक होते हैं यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 b2 के, तो ये एक अद्वितीय हल होता है, इसका एक अद्वितीय हल होता है। और ऐसी स्थिति में समीकरणों से जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति होती है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, तीनों अगर बराबर हो तो ऐसी स्थिति में इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो रेखाएं बनेगी, अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो ये रेखाएं संपाती होती है, अर्थात एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी बनती है। तीसरा जो पॉइंट है कि यदि पहले दो बराबर हो तीसरा बराबर न हो तो ऐसी स्थिति में युग्म का कोई हल नहीं होता, और ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। ये तीन स्थितियां हैं जो हमको याद होना चाहिए। अब इसमें जो रैखिक समीकरण बनते हैं तो इनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। तो हम यहाँ जैसे प्रतिस्थापन विधि पर आधारित एक सवाल जैसे ये इसको हल कर लें कि समीकरण युग्म x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y बराबर 20। तो हम यहाँ देखें कि इसको जब हल करना है तो इसको पहला एक समीकरण मान लिया है, इसको दूसरा मान लिया। पहले समीकरण में हम देख रहे हैं x का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि x ऋण 2y बराबर 0, तो ऋण 2y बराबर इसको हम पक्षांतर कर दें तो y बराबर x बटे 2 आ सकता है, और y बराबर जो x बटे 2 है इसका मान हम दूसरे समीकरण में रख दें, इसको रखकर हल कर लें तो आसानी से हम उत्तर इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ मान रखने पर ही x बराबर 4 आ गया और y बराबर 2 आ गया। अब इन्हीं पर आधारित कुछ इबारती सवालों में देखें, जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखें तो इसको जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न के अनुसार कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो माना कि संख्याएं x और y है, x और y हमने संख्याएं माने। अब इनका अंतर 26 इसलिए x ऋण y बराबर 26 समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा है कि x एक संख्या दूसरे से 3 गुना है इसलिए x बराबर 3y। तो ऐसे हमारे पास दो स्थितियां बन गई। दूसरे समीकरण का जो मान बन रहा है इसको चाहो तो हम पहले समीकरण में रखकर या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से हमको जो आसानी से बन रही है हल करेंगे। तो यहाँ संख्याएं आ जाएगी, उत्तर जो आ जाएगा 39 और 13 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा आती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से जैसे यहाँ देखा जाए कि 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करते समय जिस समीकरण एक था कि 7x ऋण 15y बराबर 2 और दूसरा है x धन 2y बराबर 3, तो हम यहाँ पर किसी एक मान को x या y के गुणांक को बराबर करते हैं। जैसे हम यहाँ x को बराबर करना चाहें तो यहाँ 7x है और यहाँ पे x एक ही बार, तो इसमें हम क्या कर लें दूसरे समीकरण में 7 का गुना। तो पहले समीकरण में हमने 1 का और दूसरे समीकरण में 7 का गुना करें और उसके बाद हम जोड़ेंगे, घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे क्योंकि समान चिन्ह है। दूसरे समीकरण में से 7 का गुणा करते हैं तो 7x धन 14y और 7 या 21। तो ये समीकरण नंबर 3 और 4 बन गए। इनको घटा देंगे, घटाने पर y का मान आ जाएगा, y का मान 19/29 आ गया, फिर y का मान
समीकरण 2 में रख दें तो इससे x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों में या सवालों में देखें। जैसे एक सवाल ये स्टैंडर्ड गणित जो है उसके आधार पर स्टैंडर्ड वालों के लिए ये सवाल आ सकता है कि जैसे 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि माना दोनों व्यक्ति की आय क्रमशः 9x और 7x है, मतलब ये 9x और 7x के रूप में, दोनों को x के रूप में लेना है, और जो खर्च है उनको 4y और 3y के रूप में मानेंगे। प्रश्नानुसार कि पहले व्यक्ति का आय ऋण पहले व्यक्ति का खर्च, तो 9x ऋण 4y बराबर 2000 और फिर 7x ऋण 3y बराबर 2000। अब बाकी समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं आपको ये पता है, तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार अध्याय 4 द्विघात समीकरण में हम देखें महत्वपूर्ण चीज़ें जो है कि द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात जिसकी घात 2 होती है, तो यहाँ द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, तो एक द्विघात समीकरण जो है इसमें ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये जो होता है कि इसका मानक रूप कहलाता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको मानक रूप अगर पूछा जाए तो मानक रूप क्या होगा इसका, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। हम इसमें अध्याय में देखें कि जैसे गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए कि 2x वर्ग ऋण 7x धन 6, तो इसके मूल अगर हमको ज्ञात करना है तो मूल गुणनखंड विधि से हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे x वर्ग के साथ 2 लिखा है और अंत में 6 है, तो 2 गुणित 6 कितना होता है, 2 6 12, बीच में लिखा है 7, तो जोड़ने या घटाने पर 7 हो और गुणा करने पर 12 हो, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती, तो हम देखें कि 4 गुणित 3 12 होता है और 4 में 3 अगर जोड़ा जाए तो 7 होता है। तो इसके आधार पर हम यहाँ संख्याओं को, जैसे ऋण 7x है, इसको ऋण 3x ऋण 7x 4x में तोड़ा हमने, 3 और 4 के रूप में तोड़ देंगे और बाकी फिर यहाँ दोनों में से उभयनिष्ठ लेकर हम सवालों को हल कर लेंगे। इस गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अलग से भी वीडियो बनाया गया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि मूलों की प्रकृति। तो जो कोई समीकरण है वर्ग समीकरण, तो इसके जो मूल होते हैं इसका विविक्त कर का मान ज्ञात कर हम उसके मूलों की प्रवृत्ति बता सकते हैं। तो जैसे अगर द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के जो मूल होते हैं, यदि d का मान या d अर्थात b वर्ग ऋण 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो उस ऐसी स्थिति में 2 भिन्न वास्तविक मूल उसके होते हैं। दूसरी स्थिति के 2 बराबर वास्तविक मूल कब होंगे, जब d बराबर b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। तीसरा कोई वास्तविक मूल नहीं होता कब, जब d का मान जो है 0 से छोटा हो या b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके वास्तविक मूल नहीं होते। इसी प्रकार हम देखें एक की द्विघात समीकरण x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0 के मूल सूत्र विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सूत्र विधि से ज्ञात करना है इसके मूल, और इसको सूत्र विधि से ज्ञात करना अर्थात हम पहले क्या करते हैं, जो समीकरण दिया गया है वर्ग समीकरण, उसकी ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करते हैं, a का मान b का मान c का मान पहले हम तुलना कर ज्ञात कर लेते हैं, और फिर सूत्र होता है कि इसमें x बराबर ऋण b धन ऋण कोष्टक में b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, तो इसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अगर कहीं किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अगर पूछा जाए तो ये कौन सा सूत्र है, श्रीधर आचार्य, इनका सूत्र भी कहलाता है श्रीधर आचार्य सूत्र। तो इसमें हम मान रख दें, मान लेकर एक बार हम नीचे एक बार धन का चिन्ह का उपयोग करेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह का उपयोग। तो इस प्रकार से 2 मान आते हैं, x बराबर ऋण 2 और x बराबर ऋण 3। तो इसके जो मूल होंगे ये होंगे, तो ये सूत्र विधि कहलाती है, इसका भी हमको अभ्यास होना चाहिए। इसी प्रकार हम देखें अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी अध्याय 5 में समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, तो यहाँ अगर देखा जाए तो जैसे कोई समांतर श्रेणी है तो व्यापक समांतर श्रेणी किस रूप में लिखी जाती है, ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d, जहाँ ए उसका पहला पद है और डी उसका सार्वंतर है। तो
ऐसी यहाँ दो परिभाषाएं भी हमको कि परिमित समांतर श्रेणी कौन सी थी, तो ऐसी समांतर श्रेणी जिसके पदों की संख्या सीमित हो उसको परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है, और ऐसी समांतर श्रेणी जिसकी पदों की संख्या असीमित हो तो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसमें देखें कि जैसे यहाँ पर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में तो 3, 8, 13, 18 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस हमको 10वां पद अगर इसका ज्ञात करना है तो इसके लिए ए का मान 3 हो गया, डी का मान क्या होगा, दूसरे पद में से पहले घटाएंगे तो 5 आ गया। इसी प्रकार हम अब इसका 10वां मान तो टी एन बराबर ए धन एन ऋण 1 धन एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं कि ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 माइनस डी, तो एनवा पद कहलाता है। तो यहाँ 10वां चाहिए तो इसमें एन की जगह 10 रख दिया, तो और बाकी ए और डी का मान रखकर हल करेंगे तो 30 आ गया। तो इस प्रकार से इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण सूत्रों में समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल क्या होता है, तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a धन एन ऋण एन माइनस 1 इंटू डी। और समांतर श्रेणी का यदि पहला और अंतिम पद दिया गया तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 a धन एल। तो ये दोनों सूत्र हमको पता होना चाहिए। आगे हम देखें सवालों में, तो जैसे ये संख्या कि उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जहाँ एनवा पद ए एन बराबर 3 धन 2 एन है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवालों में अगर हमको एनवा पद दिया गया हो ए एन बराबर 3 धन 2 एन, तो हम एक बार एन का मान 1 रख देंगे, तो इस प्रकार से पहला पद निकल जाएगा। जब एन की जगह हम 2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ एन लिखा था इसमें वहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 रखा हमने तो 3 धन 2 गुणे 2 मतलब 7 आया, तो पहला पद 5 आ गया, दूसरा 7 आ गया, तीसरा 9 आ गया। तो अर्थात इस प्रकार से हमको 5, 7, 9, 11 ये समांतर श्रेणी मिल जाती है। हम डी का मान निकाल लेंगे, डी मान होता है a2 ऋण a1, तो ये आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमने सार्वंतर निकाल लिया। अब सार्वंतर निकालने के बाद हम 24 पदों का योग चाहिए, तो हम योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो हम 24 पदों का योग जो है इसका योगफल हो जाएगा, तो इसमें एस एन बराबर एन बटे 2 2a धन एन ऋण 1 इंटू डी। तो एन का मान 24 लेंगे क्योंकि 24 पदों का योगफल चाहिए। तो एस 24 बराबर 24 बटे 2 2 गुणित 5 धन 24 ऋण 1 गुणित 2, इसको हल करेंगे 672, इसका उत्तर आ जाएगा। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें अगर हम देखें तो दो बिंदु जैसे P और Q इन दोनों के बीच की दूरी P के निर्देशांक अगर x1 y1 है, Q के x2 y2 है, तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है कि PQ बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, और ये पूरा करने के अंदर होता है। पर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। यदि एक बिंदु और मूल बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो मूल बिंदुओं से दूरी का सूत्र हो जाएगा OP बराबर करनी में x का वर्ग धन y का वर्ग। अब यहाँ दूरी के सूत्र के आधार पर जैसे एक प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार का हमको दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले जो पुस्तक में रहता है उसको हम मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को x2 y2, और सूत्र में मान रखकर आसानी से हम इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें कुछ स्थिति या कुछ कंडीशन बेस्ड रहते हैं, जैसे ये आपको स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है, जैसे x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु xy जो है बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। तो ये जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक xy है, ये A और B से समदूरस्थ है, तो इसलिए PA बराबर PB होगा। तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे कि PA के बीच की दूरी और PB के बीच का, तो ये हमने सूत्र में मान रखा PA के लिए और ये PB के लिए। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग है तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे और इसमें सर्वसमीका का उपयोग कर लेंगे। a ऋण b का वर्ग, a ऋण b का वर्ग, a ऋण b। तो इस प्रकार से यहाँ कुल पद जो आएंगे उसमें सबको देखेंगे कि y कौन कौन से, जैसे x वर्ग इधर भी आ रहा है, इधर भी x वर्ग आ रहा है, यहाँ y वर्ग है, इधर भी y वर्ग है, तो ये दोनों कट गए।
फिर एक्स एक्स वाली संख्याएं एक साथ, वाई वाई वाली संख्याएं एक साथ कर लेंगे और बिना एक्स वाई वाले को पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं इस प्रकार हल करने पर जो उत्तर है हमारा, ये उसका उत्तर आ जाता है कि एक्स ऋण वाई बराबर 2। यही हमारा उत्तर हो गया, एक अभिष्ट संबंध आ जाता है। इसी प्रकार हम देखें कि विभाजन के आधार पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 ऋण 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ हमको इस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र जो होता है, तो विभाजन सूत्र में ये पहले कोष्टक के x1 y1, दूसरे x2 y2 और ये m1 m2 का मान हो जाता है। ये पहला वाला m1 और दूसरा वाला m2। तो यहाँ पर हम सूत्र में इसमें मान रख देंगे और सूत्र में मान रखकर x और y, विभाजन सूत्र में मान रख देंगे। x बराबर यहाँ पर 7 आया गया और यहाँ पर इसको हल करेंगे, जैसे y के सूत्र में रखेंगे तो y बराबर 3, अर्थात वो जो बिंदु है उसका निर्देशांक 7,3 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम एक और सवाल देखें, ये स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है कि बिंदु A 6,1, बिंदु B के निर्देशांक 8, 2, C के हैं 9, 4 और D के हैं P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इस क्रम में है, तो P का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, हमको समांतर चतुर्भुज के गुण जो है वो पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में कभी भी इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ जो M बिंदु है ये AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ इस मध्य बिंदु के आधार पर हम इसको, ये जब दोनों का मध्य बिंदु है तो M के जो निर्देशांक होंगे A और C के मध्य बिंदु होंगे। तो AC के मध्य बिंदु M के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु M के निर्देशांक, क्योंकि बिंदु M दोनों में एक ही है, इसलिए दोनों मानों को बराबर कर लेंगे और यहाँ तुलना कर लेंगे। पहले मान की यहाँ पर इससे तुलना, दूसरे की इससे तुलना कर हल करके हम देखेंगे P बराबर 7 आ रहा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा कि P बराबर 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों का आप अभ्यास कर लें। सांख्यिकी आता अध्याय 13 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में जो माध्य ज्ञात करने की दो विधियां, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, तो ये दोनों जो विधि है इनके सूत्र हमको ज्ञात पता होना चाहिए। फिर इसके आधार पर एक एक सवाल हल कर लें। जैसे इसमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, इस पर हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें हमको माध्य मजदूरी ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना और एक एक सवाल आप हर प्रकार का हल कर लें, जिससे आसानी से अध्याय का अभ्यास हो जाएगा। हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की पुनरावृत्ति में अध्याय 14 प्रायिकता। तो प्रायिकता जो है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? तो प्रायिकता का घटना ई की प्रायिकता पी बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है। किसी भी घटना ई के लिए पी धन पी ई नहीं, इसका मान कभी भी एक होता है, मतलब ये इसमें ये याद रखना है हमको। और कभी प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, उससे न्यूनतम मान 1 होगा, अधिकतम मान 1 होता है, ये प्रायिकता का मान। इस पर आधारित छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं। अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की गिड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, जिसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। यदि पत्ता इक्का हुआ या इक्का नहीं होगा, तो इक्का होगा तो कितने इक्के होते हैं? कुल 4, इसलिए इक्का होने की प्रायिकता 4/52। हल सरल कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/13। इसी प्रकार इक्का नहीं होने की, तो 4 इक्का कम कर दें उसमें से, तो 48 बचते हैं। इसको सरल कर लेंगे तो ये 4 से कटेगा, तो 4 से ये 12 बार कट जाता है और 4 से 13 बार कट जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 12/13। फिर अगला है, यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो पी बराबर 0.05, ये सूत्र होता है कि पी ई नहीं बराबर 1 ऋण पी। इसको घटा देंगे तो ये 0.95 इसका उत्तर आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा 0.95। प्रायिकता पर आधारित और सवालों में हम देखें
तो ये जैसे कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यदि इस समूह में से एक बल्ब की यादृच्छिकता या हाँ निकाला जाता है, यादृच्छिया निकाला जाता है मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह खराब होगा। तो खराब होने की कुल 4 थे, तो 4/20 उसकी प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। इसी प्रकार हम और उदाहरण हैं, इनको हल करके देख लें आप। अगर कोई प्रश्न समझना हो तो आप उसको वीडियो को पॉज करके उसका हल भी देख सकते हैं। त्रिकोणमिति अध्याय 8 में आप त्रिकोणमिति के आपको सूत्र जो हैं कि इनके अनुपात अच्छे से पता हो, जैसे एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और इसकी संलग्न भुजा और कोण की सम्मुख भुजा, तो इनको क्या कहा जाता है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये पूरे अनुपात आपको याद होना चाहिए। कौन सा अनुपात की साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर जैसे कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, ये अनुपात याद होना चाहिए। इस पर आधारित सवाल को देखें हम, जैसे क्या कि टैन ए बराबर 4/3 है, तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जब टैन ए बराबर 4/3 है तो इसको हमने 4 के और 3 के मान लिया। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यहाँ मान रख देंगे। ये आ गया 25 का वर्ग, इसका वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि AC का पक्षांतर होगा वर्ग का, तो 5 के आ जाएगा। अब cos A का मान चाहिए, तो cos A बराबर होता है, तो cos A यहाँ पर A कोण है, तो यहाँ इसकी पास वाली भुजा AB बटे में कर्ण आ जाएगा। AC के मानों को रख लेंगे 3/5 के, K से K कट जाएगा, तो उत्तर इसका बन जाएगा 3/5। इस प्रकार हम इसमें ये तालिका हमको जो मानों की तालिका हमको पता होना चाहिए कि कितने डिग्री का मान कितना होता है। तो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ये तालिका हमको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके मान के आधार पर हम यहाँ पर देखें तो ये सवाल होते हैं कि जैसे उदाहरण है कि sin 60 और cos 30, sin 30 और cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको सीधे सीधे मान रखना है। जैसे हमने sin 60 का मान देखा करनी 3/2, cos 30 का करनी 3/2, sin 30 का 1/2, cos 60 का 1/2, इनका गुणा किया जाए तो करनी 3 गुणित करनी 3 3 हो जाता है, 3/4 धन 1/4। तो ये जब जोड़ेंगे तो लघुत्तम 4 आ गया, तो 4/4 सरल करेंगे तो उत्तर 1 आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल हमसे बनना चाहिए। फिर ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे एक महत्वपूर्ण सवाल की करनी में 1 धन साइन ए बटे करनी में 1 ऋण साइन ए बराबर सेके धन टैन ए को सिद्ध करना है। तो जब ऐसे करनी वाले सवाल आएंगे तो हमको क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। जैसे यहाँ 1 - साइन ए है तो 1 + साइन ए का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए दोनों 2 बार आ गया, तो इसका पूरे का वर्ग आ गया, नीचे ए ऋण बी और ए धन बी का एक सर्व समीका बन जाती है, सूत्र बन जाएगा। तो ये ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो इसको मान रख देंगे हम। तो ये 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग ए आया, तो 1 - साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। फिर पूरे का वर्ग लिख के करनी को हम हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पर इसको पूरे का वर्ग ऐसा लिख सकते हैं और ये पूरा करनी रहेगा। तो ये हटने के बाद करनी से वर्ग कट गया, जो बचता है उसको अलग अलग करके लिख दिया। इस प्रकार से कॉस ए को 1/cos ए और साइन ए बटे कॉस ए कर दिया। इसका 1/cos ए का sec ए होता है और साइन बटे cos होता है tan। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इसका बार बार अभ्यास कर लें। इस प्रकार हम देखें कि अध्याय 9 जो है एक त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात या अनुप्रयोग। इन अनुप्रयोगों में देखें हम कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है तो ऐसी स्थिति में जो बनता है कोण उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। और जब किसी वस्तु को देखते हुए हम क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखते हैं, वस्तु नीचे होती तो सिर को झुकाना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। इसी के आधार पर जैसे एक सवाल है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब ये नीचे की दूरी 15 मीटर दूर है। तो इसको हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ हम देखें ये जो कर्ण है 60 अंश के सामने वाली भुजा, ये कर्ण नहीं, ये कहलाएगा लंब। तो यहाँ लंब हम इसका
जो ये हो गया और आधार 15 दिया है तो इसके बटे में ये रख देंगे और जो अनुपात बनेगा उसको रख देंगे। तो आसानी से इसको हल करें तो यहाँ पर tan का जो है tan 60 अंश का हम मान ले लेंगे कि tan 60 अंश बराबर AB बटे BC मान रख दिया तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 का गुणा इसके साथ, तो 15 करनी 3 ही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम और भी सवालों को इसमें हल कर लें और उन्नयन कोण और अनुमान कोण की परिभाषा अच्छे से याद रखें। पुनरावृत्ति के क्रम में हम देखें कि अध्याय 6 त्रिभुज। आप वीडियो को चाहो तो बीच में एक एक अध्याय का देखकर रोक सकते हैं। तो यहाँ इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि दो बहुभुज समरूप कब कहलाते हैं। जब समरूप यदि समरूप कहलाते हैं कब, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, तो वो दोनों आकृतियाँ समरूप कहलाती। जैसे ये दोनों आकृतियाँ जो यहाँ पर दी गई है तो ये इसमें संगत कोण बराबर है, भुजाएं इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, समान अनुपात की। इसी प्रकार दो त्रिभुजों को ले तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। तो भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृतियाँ। अब इस प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रमेय है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसका अलग से एक वीडियो बनाकर समझा दिया गया है। तो थेल्स प्रमेय का कथन और उसका सिद्ध करना हमको पता होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो ये भी एक कथन याद होना चाहिए और इसका अर्थ क्या होता है कि जब अनुपात बराबर होते हैं तो ये भुजा इसके समांतर होती है। इस पर आधारित हमको सवाल सिद्ध करने के लिए आता है कि यदि अनुपात बराबर दिए गए हैं तो इसको सिद्ध कीजिए कि ये इसके समांतर है। तो ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम के आधार पर हम करते हैं। अब यहाँ हम एक सवाल देखते हैं इस पर आधारित की, जैसे आकृति PS आकृति में जो है PS मतलब ये PS और PT ये दोनों बराबर हैं तथा नहीं PS बटे SQ PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR मतलब ये दोनों के अनुपात बराबर है। तो ऐसे और कोण PST बराबर PRQ PST ये वाला कोण किसके बराबर है, PRQ के। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसको सिद्ध करना, तो इसके लिए जो दिया गया कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR हमको दिया गया है। दूसरा यहाँ पर वो भुजा समांतर दी गई तो आधारभूत ST समांतर है QR के। तो यहाँ पर जब समांतर है तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जैसे दोनों जो संगत कोण बनेंगे, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार कि एक त्रिभुज में अगर इस प्रकार से दिया है कि ये भुजा अगर इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कहलाते हैं संगत कोण। ये भुजा जब इसके समांतर हो तब, तो इसी के आधार पर इस सवाल में हम देखें कि ये कोण बराबर हो जाएंगे और कोण बराबर होंगे तो समीकरण 1 और 2 से दो कोण बराबर हो जाएंगे। तो जब दो कोण बराबर हो जाते हैं, जैसे कोण PQR बराबर PRQ के आया तो इनके सम्मुख भुजाओं की लंबाई भी समान हो जाती है। इसी प्रकार हम देखें कि आधारभूत अनुपातिकता या थेल्स प्रमेय के आधार पर जैसे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC है। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो हमको बताना है कि AO बटे BO। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रचना करेंगे EO समांतर AB, EO समांतर AB और चूंकि ये दोनों समांतर है इसलिए समांतर DC बन जाएगा। तो यहाँ अनुपातिकता प्रमेय के आधार पर हम अनुपातों को बराबर लिखेंगे। बराबर लिखकर हम देखेंगे एक पक्ष बराबर आ जा रहा है, जैसे AE बटे ED AE बटे ED। तो जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। इस प्रकार से सिद्ध हम कर सकते हैं। हम देखें कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ कौन कौन सी समरूपताएँ होती है। तो ट्रिपल A 3 बार A 2 बार A
डबल ए हो गया। इसी प्रकार अगली जो समरूपता होती है वो होती है SSS, तीनों भुजाएं, दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो, या SAS। तो इतनी इसकी समरूपताएं होती है त्रिभुजों में, दो त्रिभुज, ये हमको पता होना चाहिए। फिर इस पर आधारित जो सवाल है, सवालों को देख लें आपकी, जैसे एक त्रिभुज PQR की बजाय PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है, और यहाँ पर ये दिया गया है, जो अनुपात दिए गए हैं उसके आधार पर बताना कि ये इसके समांतर है या नहीं है। तो इसको हम हल कर लेंगे। P/EQ बराबर PF बराबर FR। अगर ये बराबर आ जाता है तो ये इसके समांतर होगा। इसी प्रकार अध्याय 10 व्रत। तो व्रत में हम यहाँ हमको परिभाषाएं पता होना चाहिए। जैसे पहली रेखा एक सामान्य रेखा है, दूसरी दो बिंदुओं पर काट रही, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी, और तीसरी इसकी स्पर्श रेखा। तो ये तीनों की हमको परिभाषाएं पता हो। स्पर्श रेखा क्या होती है। फिर किसी व्रत के लिए एक जो महत्वपूर्ण प्रमेय आते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ये परीक्षा में बार बार आता है और बहुत आसान है। तो इसका भी सिद्ध हमने बता दिया है। इसको आसानी से समझ लें कि जैसे यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो इन दोनों को PQ को और PR के बराबर बताना। और इसके लिए आसानी से दोनों त्रिभुजों को, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं RHS से, और ये आसानी से सिद्ध हो जाता है। 4 लाइन का इसका हल है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। फिर इसी प्रकार इस पर आधारित जो सवाल है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। जैसे यहाँ ये 90 अंश का कोण बनेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके सामने की भुजा कर्ण OA का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन OB का वर्ग, और ये मान रखकर हम हल कर लेंगे तो भी बराबर वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी प्रकार एक बहुत आसान सवाल है जो कई बार पूछा जाता है, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समांतर होती सिद्ध कीजिए। यहाँ जैसे एक व्यास हो गया, एक स्पर्श रेखा ये है और दूसरी ये है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोण 90 अंश का आएगा, क्योंकि हम जानते हैं तो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंबवत होती है, इसलिए AXO ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। इसी प्रकार हम ये देखें कि ये भी स्पर्श रेखा, ये इसका स्पर्श बिंदु है, तो ये कोण DYO ये भी 90 अंश का हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये कोण इसके बराबर, परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए ये इसके समांतर हो जाएगी। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो अगला हम अध्याय देखते हैं कि अध्याय 11 व्रत से संबंधित जो है। तो व्रत से संबंधित हमको त्रिज्याखंड, इनका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र याद होना चाहिए। फिर ये सवाल देखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम आसानी से सूत्र में मान रखेंगे और सवालों को हल कर लेंगे। आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। जैसे एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, इन सवालों को आप देख लें। इसी प्रकार हम अध्याय 12 में आते हैं। तो अध्याय 12 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर जैसे एक शंकु है, दूसरा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, यहाँ ठोस गोले की आकृति होगी ये। फिर ये जब दोनों को मिलाया जाए तो इस प्रकार से बन जाता है। तो ये बीच का जो काला भाग जो यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर दिखना बंद हो जाता है। तो हमको आकृतियों को जब किस प्रकार से जोड़ा जाता है तो उनके क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र लगेगा, ये हमको ध्यान रखना, उसके आधार पर हल करना है। जैसे एक है कि दो घनों को जिनके प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक घन जो है जब दो घनों को मिलाए तो एक घनाभ बन जाता है। तो 4 और 4 8 इसकी लंबाई होती है। तो इस प्रकार के सवाल हमको
याद रहना चाहिए किस प्रकार से करना है। फिर एक अगला सवाल, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार की जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये एक अर्धगोला है और इस गोले पर एक त्रिभुज आकार का, तो ये जो आकृति बनती है इसका हमको शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में, मतलब पाई का मान नहीं रखना है, पाई जो उत्तर आएगा पाई के रूप में हमको लाना है। इसका उत्तर हम जब हल करते हैं तो ये 3 से 3 यहाँ कट गया तो पाई बचता है, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर आता है। इसी प्रकार ये कैप्सूल वाला सवाल है, इसको भी आप देख लें। जैसे कैप्सूल है तो इसमें बीच का भाग आयताकार, ये बेलन के आकार का होगा, ये वाला जो भाग है दोनों ओर का एक अर्ध गोले के आकार का है। तो इसमें हम उसके आधार पर इसको सवाल को समझकर अच्छे से हल दिया गया, इसको समझकर देख लें। तो ये इन सवालों का आप सूत्र और जो सवाल समझाए गए हैं उनका बार बार अभ्यास करें, सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लें, जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।